हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे BCEC एग्ज़ाम का प्रीवियस पेपर है 2015 का। ठीक है, प्रीवियस पेपर है जो 2015 का। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। एक एग्ज़ाम जो होता है वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम, 100 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, और 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन वो 100 क्वेश्चंस को एक पूरी वीडियो में समराइज कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको हमने पार्ट्स वाइज किया है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे और कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे। ये ऑफलाइन मोड का पेपर है, बट इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है। बोला गया है कि इस पे हिंदी वाले पहला पेज जो होता है वो इंग्लिश का है, सेकेंड पेज जो है वो हिंदी वाला है। ठीक है, द रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की हमसे क्या पूछा गया कि रेंज बताओ कितनी होगी इस वाले फंक्शन के लिए रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप का फंक्शन, चाहे वो NPR दे रखा हो, चाहे NPR हो और चाहे NCR हो, दोनों केसेस में कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि n की वैल्यू हमेशा r से n ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए। ठीक है, और r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तीन कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, वो इसके डोमेन के लिए। हमसे रेंज पूछा गया, रेंज हम बाद में निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सबसे पहली कंडीशन ये हमारे पास आ जाएगी कि 7 - x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू x - 3 होगा। तो यहाँ से सॉल्व करने पे x लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से दूसरा केस हमारे पास क्या था कि x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। तीसरा केस हमारे पास है 7 - x लेस देन 0 होना चाहिए। तो x लेस देन 7 - x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 7 - x जो होना चाहिए वो क्या था, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। 7 - x ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x जो आएगा वो लेस देन 7। तो हमारे पास तीन कंडीशंस आई हैं। ठीक है, जो हमारे पास पहली कंडीशन है, जैसे इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लो, हमारे पास तीन वैल्यूज आई थी। 3 आया था, ठीक है, 5 आया था और 7 आया था। एक कह रहे थे कि 5 से लेस वैल्यू है, x लेस जो पहला वाला आया था। दूसरा आया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और तीसरा आया था x लेस देन 7। तो तीनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ये आ रहा था। यहाँ पर x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 जिसमें इंक्लूड भी है। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 आ रही है, 4 आ रही है और 5 आ रही है। तीन वैल्यूज x की आ रही है। अब अगर हमने तीनों वैल्यू x की यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, x की पहली 3 रखा तो कितना आएगा, 7 - 3 4, 4p0। दूसरा आएगा 7 - 4 3p1, और जो तीसरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 2p2। 4p0 की वैल्यू 1 होती है, 3p1 की वैल्यू 3 होती है और 2p2 की वैल्यू 2 होती है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा रेंज का, वो मतलब x की जो वैल्यू जो होती है वो डोमेन होती है। x की वैल्यू अगर फंक्शन में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेंज हो जाती है। तो रेंज यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी और 3 आ जाएगी। बट यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है किसी भी ऑप्शन में। ठीक है, बट इसका जो आंसर आ रहा है वो 1 2 3 आ रहा है। तो क्यों, हो सकता है कि कुछ टाइम में क्वेश्चन बोनस हुआ हो, लेकिन इसमें क्या करना, अगर किसी स्टूडेंट को याद हो कि ये वाला क्वेश्चन बोनस हुआ है, या फिर कोई स्टूडेंट इसको सजेस्ट कर सकता है किसी और तरीके से, तो प्लीज़ इसको कमेंट करके बताने कि इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो 1 2 3 करेक्ट आंसर है, बट इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन पोस्ट 5 लेटर्स इन 10 लेटर बॉक्स। जैसे हमारे पास मान लेते हैं 5 लेटर्स हैं और उनको हमको 10 लेटर बॉक्स में पोस्ट करना है। ठीक है, 10 लेटर बॉक्स मतलब जो एक लेटर बॉक्स होता है ना, पत्र पेटी, तो उसमें क्या होता है कि एक लेटर बॉक्स में हम एक से अधिक लेटर्स पोस्ट कर सकते हैं, ये ऑब्वियस थिंग होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहला वाला लेटर उठाया, उसके लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पहले वाले लेटर के लिए 10 लेटर बॉक्स है ना, उनमें से किसी एक में भी डाल सकते हैं। दूसरा वाला लेटर उठाया, उसके लिए भी 10 के 10 ऑप्शंस हैं, 10 ऑप्शंस हैं। तीसरे लेटर के लिए भी 10 ऑप्शन है, चौथे के लिए भी 10 है और पाँचवें के लिए भी 10 ऑप्शन। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10⁵। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1, ठीक है, क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, ऐसे करके कहाँ तक होता है, 2n+1 तक होता है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट बोला गया है, तो हम क्या करते हैं, इसमें ये जो वैल्यूज हैं वो n, हमें इसमें बताना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन में भी n दे रखा, क्वेश्चन में भी n में ही पूछा गया है,
तो हम क्या करते हैं, अगर पहले 3 नंबर ले लिए, मतलब इनकी वैल्यू अगर मैं 3 रखी तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 5 × 3 15 × 1 15 आएगा। जिस क्वेश्चन में n की वैल्यू 3 रखने पर ऑप्शन 15 आ जाए वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें करने के लिए, तो आराम से इसको ट्राई कर लेना। n की वैल्यू 3 रखने पे जिसमें 15 आ रहा होगा वही आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और एक इसमें शॉर्ट तरीका और सीख लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमको जैसे कि 6c3 है और इसकी वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो इसको कैसे कर सकते हो, 6/3 × 5/2 × 4/1 इस टाइप से भी लिख सकते हो। मतलब क्या करना, ऊपर एक एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते जाना, नीचे भी एक एक करते, कब तक करना है, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, इस टाइप से ट्राई करना, थोड़ा कम टाइम लगेगा, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 वाले में क्या कह रहे हैं कि इफ़ n बिलोंग्स टू n देन द रिमाइंडर व्हेन इतना इज़ डिवाइडेड बाय समथिंग। ठीक है, तो इसमें हमसे बोला गया है कि अगर ये जो दे रखा है वो डिवाइड हो 7 से तो कितना रिमाइंडर, कितना शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर क्या, n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो हम मान लेते हैं कि n की वैल्यू 1 है। तो n की वैल्यू 1 जो होगा वो क्वेश्चन में रख दो, इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी, उसको सॉल्व कर लो, फिर उसको 7 से डिवाइड करके चेक कर लो। जब 7 से इसको डिवाइड करो तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, मतलब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये सबसे आसान है, बाकी इसको बाइनोमियल से भी कर सकते हो और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी कर सकते हो, बट वो दोनों लेंथी मेथड रहेंगे। बट इसमें अगर n की वैल्यू रख के कर रहे हो तो ये सबसे आसान यही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस डज नॉट डिपेंड ऑन x देन n इज इक्वल टू। ठीक है, इसका जो फिफ्थ टर्म है वो अगर x पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो बताओ कि n की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे हमको एक सिंपल सा तरीका पता होता है, TR+1 = होता है NCR x की पावर n-r और a⁻r। तो यहाँ पे x की पावर कलेक्ट कर लेना है जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे फिफ्थ टर्म पूछा गया, फिफ्थ कितना हो जाएगा, T4+1 आ जाएगा। तो जो भी x की पावर में आ रहा हो उसको हमें क्या करना है, =0 कर देना, तो वहाँ से हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको रख के देखो तो कितना आएगा, NC4। ठीक है, x की जगह पर लिखा हुआ है x की पावर 1/3 और इसकी पावर कितना आ जाएगा, n-4 इंटू a की जगह पे लिखा 1/x और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ से x की पावर अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, x की पावर आ जाएगा n-4/3 इंटू x की पावर -4। इन दोनों को अगर साथ में लिख दोगे तो कितना आएगा, n-4/3 -4। इसको 0 के इक्वल कर दो। ठीक है, जब इसको 0 को इक्वल कर दोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 16। क्लियर है इतना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में a हमें गिवन है, a = समथिंग है, b अल्फ़ा = इतना है, इसकी वैल्यू हमसे पूछेगी कितनी आएगी। ठीक है, तो इसमें देखो a को अगर ध्यान से देखो, a जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, a अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और इसको अगर हम कोई मैट्रिक्स मान लेते कि b लिखा हुआ है। ठीक है, b = i + a इंटू i - a और इसका इन्वर्स a लिखा हुआ है। ठीक है, b = इतना लिखा है। अगर a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, b अगर ये लिखा हो तो b इंटू B∩ जो होता है वो i आता है। ठीक है, और हमसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, इसकी वैल्यू इस फॉर्म में पूछी गई है। तो यहाँ पर क्या करो, इसके में ये जो वैल्यू लिखी हुई इसके साथ में क्या करो, इंटू कर दो, किसका, इसके ट्रांसपोज का, इक्वल टू देखो किस में i बन रहा है। ठीक है, तो b हमको दे रखा है, इसका ट्रांसपोज उठा के यहाँ रख देना B∩ की जगह पे, और तो b की वैल्यू पूछी जाएगी क्या आ जाएगी। जब B∩ इंटू b करोगे तो कितना आना, i आना चाहिए, तो b की वैल्यू जो आएगी वो b अल्फ़ा ही आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, और अगर ये चीज़ प्रूव करना हो कि कैसे आएगा ये, तो इसमें क्या करना, अगर हमने क्या किया था अभी b लिया था, b तो सबसे पहले कंडीशन हमको दे रखी है कि A∩ -a दे रखा है, मतलब a जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये होती है। ठीक है, b हमको ये दे रखा है,
इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज कर देना। तो दोनों इंटू में दे रखा है, अगर ए इंटू बी है, इसका ट्रांसपोज होता है तो इसका ट्रांसपोज कितना आता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको सॉल्व कर लेना, बाद में इनका मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके सब कैंसिल हो जाएगा, आई बचेगा। ठीक है, तो इससे बी आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देन द वैल्यू ऑफ p इज नॉट इक्वल टू, p जो है वो किसके इक्वल नहीं है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो क्या कंडीशन होती है, सबसे पहला बात, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अगर हमको याद हो क्रैमर रूल वाले में हम लोग सीखते थे, तो उसमें क्या होना चाहिए कि डेल्टा की वैल्यू 0 आनी चाहिए, डेल्टा 1 की वैल्यू 0 आनी चाहिए, डेल्टा 2 की वैल्यू 0 आनी चाहिए और डेल्टा 3 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यूज हमारी 0 होंगी तो उस केस में क्या होगा कि ये इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो ये हमको तीनों वैल्यू 0 के इक्वल करते हैं। सबसे पहले तो डेल्टा 0 के इक्वल कर दोगे, तो डेल्टा 0 के इक्वल करोगे तो डेल्टा क्या होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 और -3, 1 आएगा 2 आएगा -3। दूसरे वाले में क्या दे रखा है, केवल जेड दे रखा, तो एक्स और वाई 0 हो जाएगा, 0 है और ये कितना आएगा p+2। तीसरी वैल्यू क्या है, वाई वाला दे रखा, जेड वाला दे रखा, तो यहाँ दे रखा 2p+1 और जेड कितना है 1 और ये 0 है। इसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और -2, दो वैल्यू आ जाएंगी। तो हमको a और b जो है वो नहीं हो जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ p इज़ नॉट इक्वल टू बोला गया है। ठीक है, तो इसमें से p की वैल्यू कौन सी इक्वल नहीं है, तो -1/2 जो है और -2, ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है p के, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शन थे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे 0 होने चाहिए। तो डेल्टा 1 जब ट्राई करोगे, डेल्टा 1 में क्या होता था, डेल्टा 1 वाले में क्या होता था, जो वैल्यू इस साइड लिखी होती थी, यहाँ पे 1 है 2 है और 1 है 3 है और 2 है, लास्ट में जो लिखा 1 है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये वैल्यू डेल्टा 1 की चेंज कर लेना, डेल्टा 2 की जगह पे वही रहेगा जो पहले था, मतलब दूसरे वाला कॉलम, और तीसरे वाले कॉलम में वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, तो इसको इक्वल टू 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, तो ये वाला भी थोड़ी दूरी तक सॉल्व करोगे तो नहीं आ रही होगी। ठीक है, और जब हमको इसको डेल्टा 2 इक्वल टू 0 करेंगे, डेल्टा 2 की वैल्यू 0 करेंगे, ठीक है, तो उस वाले में p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो p की वैल्यू 3 वैल्यू आ चुकी है, -2 -½ और 2, तो मतलब ना ये वाली वैल्यू होगी ना ये होगी ना ये होगी, तो p किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, बाकी तो सभी के इक्वल आ रहा है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अल्फ़ा बीटा एंड गामा रियल नंबर्स, देन इसकी वैल्यू हमें बतानी है कितनी आएगी। इसकी वैल्यू के लिए सबसे आसान तरीका है अल्फ़ा बीटा गामा की कुछ वैल्यू रख लो। ठीक है, और ऑप्शन में भी वही वैल्यू पुट कर दो। तो सबसे पहले जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना, अदरवाइज़ अगर इसको मेथड से लगाने बैठोगे तो बहुत लेंथी जाएगा, और इसमें वैसे भी हमारे पास टाइम सबसे कम होता है कि 90 मिनट्स में ही हमको 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे 90 मिनट में। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम टाइम चाहिए हमको। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, तो सिंपल सा क्या करो, अल्फ़ा की वैल्यू कुछ रख दो, बीटा अल्फ़ा इक्वल टू मान लेते 30 डिग्री रख दिया, बीटा इक्वल टू 60 रख दो और गामा इक्वल टू 90 रख दो। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों वैल्यू रखी, तीनों वैल्यू इसमें रख के सॉल्व करोगे, एक डिटरमिनेंट टाइप का कुछ बन जाएगा। जब इसका डिटरमिनेंट टाइप का कुछ बन जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, तो डिटरमिनेंट को उसके बाद इजीली सॉल्व कर लेना है। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो उसका आंसर आ जाएगा, जब सॉल्व करोगे इसको पूरा तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 आएगा। हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, दो पासे फेंके जा रहे हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो इवन आना चाहिए। प्रोडक्ट इवन कब आता है, या तो प्रोडक्ट इवन तब आता है जब इवन और इवन नंबर हो, ठीक है, इवन और ऑड नंबर हो, ऑड और इवन नंबर हो, इन 3 केसेस में हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्ट इवन आता है। या फिर हम ऐसा कर लें कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, उसमें से वो चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दें जब क्या आना चाहिए, जब प्रोडक्ट जो होगा वो ऑड आए। और प्रोडक्ट ऑड कब आएगा, केवल एक तरीके में, ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई होगा तभी प्रोडक्ट ऑड आएगा, यही हो जाएगा। तो हम क्या करें, प्रोडक्ट ऑड का निकाल लेते हैं। ऑड वाले का कितना आएगा, टोटल तो हमारे पास कितना है, अपॉन में कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा, मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे, तो ये तो टोटल आउटकम्स हो गए। फेवरेबल आउटकम्स मतलब ऑड नंबर्स, ऑड कब आएंगे, जैसे एक जो पासा होता है उसमें 3 नंबर होते हैं ऑड, 1 3 और 5,
उन तीन में से कोई एक ले लो और दूसरे पासे में भी तीन होते उनमें से भी कोई एक ले लो, तो कितना आ जाएगा 9/36, जो कितना हो जाएगा 1/4। ये आ गया कब, जब नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो ऑड आना चाहिए। तो हमने क्या किया था 1 माइनस, जब प्रोडक्ट ऑड आया तो 1 माइनस 1/4 किसके इक्वल हो जाएगा 3/4 के। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बॉक्स कंटेन्स 20 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव, 2 बल्ब्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ दीज इज डिफेक्टिव। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताना है कि दोनों मतलब कम से कम एक डिफेक्टिव हो। कम से कम एक का मतलब 1 माइनस कोई भी डिफेक्टिव ना हो, ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी डिफेक्टिव ना हो तो 1 माइनस हमारे पास हैं कितने 20 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, उनमें से हमको 2, तो अपॉन में तो 20C2 आ जाएगा, जिसमें से 4 खराब हैं डिफेक्टिव है, तो ऊपर कितना आना चाहिए कि कोई भी डिफेक्टिव ना है, तो 16 बचे हुए डिफेक्टिव नहीं है, तो 16C2 अपॉन 20C2। अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब जब इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो 10 का आंसर आ जाएगा वो कौन सा जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ट्राई कर लेना हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहे हैं कि हमको एक फंक्शन गिवन है x³ + y³ = 16 है और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x + y बताना है। ठीक है, तो जो हमारे पास फंक्शन है वो कितना आ जाएगा f(x) = x + y है, तो x प्लस और y की वैल्यू निकाल के ऊपर से लिख दो, कितनी आ जाएगी 16 माइनस x³ और इसकी पावर 1/3, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो f(x) = 0 कर देना। f(x) = 0 करोगे और f" यहाँ से x की कुछ वैल्यू जाएंगी। ठीक है, तो x की कुछ वैल्यू यहाँ पे f" = 0 करना, f" वो वैल्यूज रखना तो जिस पे क्या आना चाहिए <0 है, तभी तो एक मैक्सिमम आएगा। जब ऐसा कर लोगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 आएगी तो वो x की वैल्यू 2 हमको कहाँ रखनी है, फंक्शन में रखनी है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ फंक्शन में रख देना x की वैल्यू 2, जब x की वैल्यू 2 फंक्शन में रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का आंसर कितना आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो उसका हिंदी में है सारा, देख सकते हो एक बार आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले लेना हिंदी वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ऐसा दे रखा है लीस्ट वैल्यू हमें बतानी है इसकी, तो इसको पहले तो सही तरीके से सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा a+1/a और इधर b+1/b, तो मतलब इसकी हमें क्या चाहिए लीस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक सिंपल सी बात एक चीज़ पता होती है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा और हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है ग्रेटर देन होता है। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। ठीक है, a + b/2 > √ab। क्वेश्चन में a + b की वैल्यू कितनी गिवन है 1 गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 > √ab, तो यहाँ से ab <= 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। इसी टाइप से अगर हमने इसको ऐसा करके लिखा कि a+1 + b+1, हमने मतलब ये दो वैल्यू अगर ले ली /2, तो ये > कितना आ जाएगा √a+1 और b+1। तो जब इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे a और प्लस b की जगह पे 1 रख दोगे, 1 + 1 3/2 आएगा, स्क्वायर करोगे 9/4 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा कि अंडर रूट हटा दो तो कितना है a+1 b+1 की वैल्यू जो आ जाएगी <= 9/4 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9/4 आ जाएगी। ठीक है, तो 1/a+1 और b+1 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/9। अब इसके ऊपर हमको गिवन था, क्या गिवन था कि ab <= 1/4। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 है, दोनों का क्या करा देना है
मल्टीप्लाई करा देना। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना आएगा, ए बी अपॉन ए प्लस वन बी प्लस वन लेस देन इक्वल्स टू 1/9। फिर इसको जब रिवर्स करोगे, उल्टा करोगे, तो रिवर्स करोगे तो साइन भी उल्टा हो जाएगा। तो लास्ट में क्या बन जाएगा कि लास्ट में जो बनेगा वो कितना बनेगा कि ए प्लस वन बी प्लस वन डिवाइडेड बाई ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इफ़ m इज अ नेचुरल नंबर सच दैट m लेस देन इक्वल टू 5 देन द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। ठीक है, अगर इस इक्वेशन के हमारे पास रियल रूट्स हैं और m की वैल्यू जो है नेचुरल नंबर है, लेस देन इक्वल टू 5 है, प्रोबेबिलिटी बतानी, तो अपॉन में कितना आएगा, जो m की मैक्सिमम वैल्यूज़ कितनी हो सकती है, 1 से लेकर 5 तक हो सकती है, तो डिवाइड में तो 5 आना है। फेवरेबल आउटकम हमको बताने हैं, जो इसके रियल रूट्स होंगे वो फेवरेबल आउटकम जनरेट करेंगे। तो रियल रूट कितने आएंगे, रियल रूट के लिए क्या कंडीशन होती है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब इसके लिए डी निकाल लो, डी कितना हो जाएगा, डी जो होता है वो कितना होता है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जब यहाँ से डी निकाल लोगे तो इसके, जब इसको सॉल्व कर लोगे, डी निकालोगे तो वहाँ से जो m की वैल्यू आएंगी वो कितनी आएंगी, 3 आएंगी m की वैल्यूज़। ठीक है, जब यहाँ से m की वैल्यू जो आएंगी वो 3 आएंगी, तो हमारे पास जो आंसर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और टोटल आउटकम कितने हैं, 5 है। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो 3/5। क्लियर है इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला काम करो कि साइन एक्स निकालो। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस रिजल्ट को अलग से नोट कर लिया। अब इसको हमको कुछ अच्छे तरीके से ब्रेक करना है। तो कॉस पावर 12x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस की पावर 4x और इसका क्यूब प्लस 3 इंटू कॉस पावर 4x और इसका क्यूब। ठीक है, सॉरी इसका स्क्वायर करना है। यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है हमको, इसको और सही तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 कॉस पावर 10x को हमने ऐसा ब्रेक कर लिया। ठीक है, ऐसे ही कॉस पावर 8x को ब्रेक करना, तो ये कितना आएगा, 3 कॉस पावर 4x इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और -1 लास्ट वाला आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब अगर इसको ध्यान से देखो, कॉस पावर 4x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। देखो साइन एक्स की वैल्यू कितनी थी, कॉस स्क्वायर एक्स थी, तो कॉस पावर 4x कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। जहाँ पर कॉस पावर 4x लिखा वहाँ पे हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये ध्यान से देखो तो a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। ठीक है, जहाँ पर a की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स है और b की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये जाके फॉर्मूला, ये बन जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इसका होल क्यूब -1। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 का क्यूब कितना होगा, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 का मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं कि इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट सी tan A प्लस tan B हमसे पूछा गया है कि कितना आएगा। ठीक है, तो tan A प्लस tan B, tan A को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं sin A अपॉन cos A। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, sin A अपॉन cos A प्लस sin B अपॉन cos B। मल्टीप्लाई करोगे तो sin A cos B प्लस cos A sin B। तो यहाँ कितना आ जाएगा, sin A cos B प्लस cos A sin B। तो इसका मतलब sin A प्लस B अपॉन cos A cos B, sin A प्लस B। ठीक है, और A प्लस B अगर हमको राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है तो टोटल कितना होता है, A प्लस B प्लस C जो है हमारे पास 180 होता है, और C क्वेश्चन में गिवन है कि 90 पे है। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। तो A प्लस B 90 हो जाए तो 1 अपॉन कॉस A और कॉस B, इतना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस A कॉस B। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये चीज़ पता है कि C जो है राइट एंगल पे है, तो 1 अपॉन कॉस A कॉस B की कॉस A और कॉस B की वैल्यू रख देनी है, बस यही करना है। ठीक है, तो अब देख लो कैसे करना है।
ये जो सी जो है वो मतलब राइट एंगल पे है, चाहे इसको ए मान लो, इसको बी, या इसको बी, इसको ए, किसी एक को मान लो। सी के सामने की साइड सी होती है, ए के सामने की ए होती है, और बी के सामने की बी होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कॉस निकालेंगे तो कॉस कितना आएगा, कॉस ए निकालोगे। अगर कॉस ए निकाला, अगर हमने इसको एंगल लिया तो इसके बेस पे ये भी हो जाएगा, बी अपॉन सी आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमने कॉस बी निकाला तो ए अपॉन सी आ जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस ए कॉस बी, 1 अपॉन बी ए, तो आ जाएगा 1 ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी अपॉन सी इंटू ए अपॉन सी, ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, सी स्क्वायर अपॉन ए बी। और सी स्क्वायर अपॉन ए बी हमारा पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 वाला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन बाई डेल्टा इक्वल टू समथिंग देन tan a/2 पूछा गया है। आसान सा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का लिखा हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी की जगह ये लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में ए प्लस बी ये लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर तो कितना आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी, और इधर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी, कितना आ जाएगा, ये किसके इक्वल गिवन है, डेल्टा के इक्वल गिवन है। अब हमको पता है होता है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू जो होता है वो कितना होता है, एस होता है, सेमी पैरामीटर। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 2s आ जाएगा। तो ए प्लस सी अगर निकालोगे, ए प्लस सी की वैल्यू निकालो कितने आएगा, 2s माइनस बी, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी, बी ऑलरेडी है, तो 2s इस वाली जगह पर कितना आ जाएगा, 2s माइनस 2b। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 2s माइनस 2c, तो यहाँ पे आ जाएगा 2s माइनस 2b और 2s माइनस 2c, ठीक है। और इक्वल टू ये डेल्टा के इक्वल तो गिवन ही था, ऐसा आ जाएगा। 2 अगर इसमें से हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो 2 इधर से भी आएगा, 2 इधर से भी आएगा, तो 4 हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो 1/4 इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। अगर फॉर्मूला याद हो तो ये जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, tan a/2। तो tan a/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमसे tan a/2 ही पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ 1 अपॉन ए प्लस सी प्लस 1 इतना दे रखा है, देन एंगल सी इज इक्वल टू, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें इसको सही तरीके से बस सॉल्व कर देना, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ए अपॉन ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इधर साइड में इसका मल्टीप्लाई करना, पूरा इसको सॉल्व करना। जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो इसमें इस टाइप का बन जाएगा लास्ट में जाके कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1 बन रहा होगा। तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देना, इधर बंद कर देना। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये किसका फॉर्मूला है, कॉस सी का फॉर्मूला है। तो कॉस सी अगर 1/2 है तो एंगल सी जो कितना आ जाएगा, वो कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 वाला आसान सा क्वेश्चन डिटरमिनेंट में दे रखा है कि कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा है, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा है। इसमें क्या करो, R1 चेंज इन R1 माइनस R2, ठीक है। पहला वाला रो है R1 है, R2 है, R3 है। R1 चेंज इन R1 माइनस R2, ठीक है, और R2 चेंज इन R2 माइनस R3। तो इस वाले प्लेस पे 0 होगा, इस वाले प्लेस पे 0 हो जाएगा, और इसके प्लेस पे एक्सपेंड कर देना। जब इसके प्लेस पे एक्सपेंड करोगे तो ये वाले टर्म्स बच जाएंगे जो केवल यहाँ पे लिखे होंगे माइनस करके। वो टर्म्स इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें एक फॉर्मूला बन जाएगा कॉस वाला, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस टाइप के फॉर्मूले बनेंगे। तो उसमें देखना कि थीटा जो होगा, थीटा वो इग्नोर हो जाएगा, थीटा हट जाएगा, केवल और केवल क्या बचेगा, अल्फ़ा और बीटा में इक्वेशन आएगी। तो हमारे पास पूछा गया किस टर्म से इंडिपेंडेंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा थीटा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि m+2 इतना दे रखा साइन थीटा है, ये वैल्यू है, इक्वल्स टू समथिंग गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा, इसमें देखो सारी क्वेश्चन को 10 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है।
तो टेन में कैसे कन्वर्ट करोगे, जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और tan थीटा बाई 2 को कुछ लेट कर लो, लेटर सपोज मान लेते हैं कि t है। अब इसको tan थीटा बाई 2 को t लेट कर लिया, अब ये साइन थीटा की जगह पे ये वैल्यू रख दोगे, कॉस थीटा की जगह पे ये रख दोगे, इसको सॉल्व करो। m में एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको जब सॉल्व कर लोगे तो t की दो वैल्यू आएंगी, एक t की वैल्यू आएगी 1/2 और एक t की वैल्यू आएगी 1/m। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है tan थीटा पूछा गया, t का मतलब होता है tan थीटा बाई 2, हमने ये लेट किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे tan थीटा बाई 2 की वैल्यू रख दो, दोनों वैल्यू रख दोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 20 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू 0 से बड़ी है और पाई की बीटा की वैल्यू पाई से छोटी है, तो इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन गिवन है कि कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 3/2 है। हमको पता है कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक वैल्यू होगी। तो जब भी कभी ऑप्शन हम पुट करते हैं तो ऑप्शन डी से स्टार्ट करो पुट करना है। डी की वैल्यू पुट करके देखो कितनी आ रही है, अल्फ़ा बीटा दोनों पाई/3 रख दिया हमने, तो कितना आ जाएगा कॉस पाई/3 कितना होता है, कॉस पाई/3 1/2 होता है, प्लस कॉस पाई/3 बीटा भी पाई/3 है 1/2 माइनस कॉस पाई/3 प्लस पाई/3 2 पाई/3, और 2 पाई/3 किस में जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस का कॉस पाई/3 की वैल्यू कितनी 1/2 1/2 1/2 1/2 मतलब 3/2। सही हो गया ऐसा है कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई/3, तो यही वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको थोड़े से क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लगे होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस करा पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।